हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में मैं ग्रेविटी के बारे में बात करूंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में आते हैं ग्रेविटी से रिलेटेड, उनके बारे में बात करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, ग्रेविटी है क्या? ग्रेविटी ना एक फोर्स है, इनविजिबल फोर्स। फोर्स इनविजिबल ही होते हैं, दिखते नहीं हैं हमें। अब जनरली जब बात ग्रेविटी की आती है तो हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि न्यूटन बैठा हुआ था, एप्पल नीचे गिर गया। एप्पल नीचे क्यों गिरा? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है। यही पता है ना मैं कि एप्पल नीचे इसलिए गिरा था क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी ने उसको नीचे खींचा। तो अब जनरली हमारा एक ऐसा परसेप्शन बन जाता है कि ग्रेविटी जो ऊपर चीज़ें हैं सिर्फ उनको नीचे खींचती है, बट ऐसा नहीं है। ग्रेविटी हर उन दो चीज़ों के बीच में है जिनके पास मास है। जैसे कि मान लीजिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मेरे में और जैसे मैं इस एक मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरे में और मोबाइल के बीच में भी ग्रेविटी है, क्योंकि मेरे में मास है, मोबाइल में भी मास है। तो जिन दो चीज़ों में मास होगा उन दो चीज़ों में ग्रेविटी होगी। मेरे में, ठीक है, और मेरी ये टी शर्ट में, इनके बीच में भी ग्रेविटी है। क्यों? क्योंकि मेरे में भी मास है और जो मेरी टी शर्ट है इसके अंदर भी मास है। आप बैठे हैं, आप अपने मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं, तो आपके और आपके मोबाइल के बीच में भी ग्रेविटी एक्ट कर रही है, क्योंकि आपके अंदर भी मास है और आपके मोबाइल में भी मास है। हर दो चीज़ें जिनमें मास है उनके बीच में ग्रेविटी होती है। पर आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? आप कहेंगे कि अगर आपके और आपके मोबाइल के बीच में मास है तो फिर वो खिंच क्यों नहीं रहा? भैया ऊपर से एप्पल गिरता है तो एप्पल खिंच जाता है ना ज़मीन की तरफ, तो आपको मोबाइल आपकी तरफ खिंच क्यों नहीं जाता, या आप मोबाइल की तरफ क्यों नहीं खिंच जाते? क्योंकि ग्रेविटी का असर ना तब मालूम पड़ता है जब चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं। जैसे कि अर्थ के लेवल की चीज़ें हैं, सन के लेवल की चीज़ें हैं, मून के लेवल की चीज़ें हैं। जब इतना मास होता है ना, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मास, तब ग्रेविटी का असर दिखाई देता है। इसीलिए आपका मोबाइल आपकी तरफ नहीं खिंच रहा या आप मोबाइल की तरफ नहीं खिंच रहे, क्योंकि बहुत कम मास है। वो मास पे आपको ग्रेविटी फील नहीं होगी। ठीक है, मान लीजिए आप अपने दोस्त से मिलने जाते हैं तो आपके और आपके दोस्त के बीच में भी ग्रेविटी है, बट आप दोनों एक दूसरे की तरफ खिंच नहीं रहे। क्यों नहीं खिंच रहे? क्योंकि वो जो मास है वो बहुत कम है। ग्रेविटी का असर तब पता चलता है जब चीजें बहुत बड़े लेवल पे होती हैं, जैसे कि अर्थ के लेवल की बात कर रहे हैं हम, सन के लेवल की बात कर रहे हैं, मून के लेवल की बात कर रहे हैं, तब ग्रेविटी का असर दिखाई देता है, जब बहुत ज्यादा मास हो। अगर मान लीजिए ग्रेविटी ना रहे अर्थ पे, तो क्या होगा? अगर अर्थ पे ग्रेविटी ना रहे ना, तो हम तो सब ऊपर उठ ही जाएंगे, साथ ही साथ जो समुद्र का सारा पानी है वो भी सारा ऊपर उड़ जाएगा, क्योंकि समुद्र का जो पानी है वो ग्रेविटी की वजह से ही अर्थ पे है। अब आपको लगेगा कि ग्रेविटी तो बहुत पावरफुल है, चीज़ों को ऊपर से नीचे खींच लेती है, बट आपको जान के ना एक हैरानी होगी। एक सरप्राइजिंग बात बताता हूँ। ग्रेविटी के जैसी 3 फोर्सेस और हैं दुनिया में। 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं: ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इन सब में 4 फंडामेंटल फोर्सेस में, जिनका भी मैंने नाम लिया, सबसे जो वीकेस्ट है, सबसे वीकेस्ट ग्रेविटी है। कितनी वीक है? सबसे स्ट्रांग होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ होता है? जो एटम होता है, ठीक है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर आपने पढ़ा होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, मान लीजिए न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो आपस में ऐसे अट्रैक्टेड रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे से समझ लीजिए जुड़े रहते हैं, वो किसकी वजह से हैं? वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कितना पावरफुल है इन कंपैरिजन टू ग्रेविटी? करोड़ों गुना पावरफुल है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इन कंपैरिजन टू ग्रेविटी। अगर मैं एक न्यूक्लियस के अंदर ऐसे, जैसे ये जुड़े हुए हैं ना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, अगर इनको अलग करूं, इनको अगर मैं फोर्स लगा के अलग करूं, तो आपको मालूम है कितनी एनर्जी निकलेगी? इतनी एनर्जी निकलेगी कि जिससे एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाएगा, न्यूक्लियर बम फट जाएगा पूरा। न्यूक्लियर बम बनता है, उसके पीछे जो अंडरलाइंग जो प्रिंसिपल है वो यही वाला है कि हम जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग करते हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि पूरा न्यूक्लियर बम बन जाता है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ग्रेविटी के कंपैरिजन में करोड़ों गुना ज्यादा पावरफुल है। अब जनरली क्या होता है, जिस चीज का जितना मास होता है उसकी ग्रेविटी ज्यादा होती है। तो जो सन है, सन हमारे कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो हम इंसान अर्थ पे क्यों है? सन हमें क्यों नहीं खींच रहा? उसकी वजह है कि सन हमसे बहुत दूर है, क्योंकि जब डिस्टेंस बढ़ता है तो ग्रेविटी वीक हो जाती है। जब डिस्टेंस बढ़ता है तो ग्रेविटी वीक हो जाती है। सन का मास तो बहुत ज़्यादा है अर्थ से, लेकिन हमसे बहुत दूर है, तो इसलिए हम पे
जो सन का ग्रेविटेशनल जो पुल है, सन का ग्रेविटेशनल पुल हम पे लग रहा है लेकिन हमें फील नहीं हो रहा, क्योंकि अर्थ का हम पे ज़्यादा असर है, अर्थ की ग्रेविटी का हम पे ज़्यादा असर है, क्योंकि सन दूर है। ठीक है, तो इस तरह मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि नॉर्मली हमें सब ये लगता है कि बस हम अर्थ पे हैं तो अर्थ पे हम इसलिए हैं क्योंकि ग्रेविटी अर्थ पे है। ऐसा नहीं है, दुनिया में जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, मार्स, सन, सबकी ग्रेविटी आप पे लग रही है। जो बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं सब आप पे ग्रेविटी लगा रहे हैं, लेकिन आप अर्थ पे इसलिए क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स उनके कंपैरिजन में ज़्यादा है आपके ऊपर, क्योंकि आपके और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कम है। सन में और बाकी प्लैनेट से आपका डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर आप सन के पास पहुंच जाओ तो सन खींच लेगा आपको। ठीक है, तो डिस्टेंस की वजह से आपको सन का ग्रेविटेशनल पुल फील नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ एक बात बताता हूं, अर्थ पे भी ग्रेविटी हर जगह सेम नहीं है, क्योंकि जो अर्थ का शेप है ना, वो अर्थ परफेक्ट स्फेयर नहीं है। अर्थ जो पोल पे है ना, फ्लैट है, अर्थ पोल पे फ्लैट है, और जो बीच में अर्थ है इक्वेटर पे, वो थोड़ा सा बल्जिंग है, मतलब फूला हुआ है। इक्वेटर से सेंटर की जो दूरी है ना, डिस्टेंस ज्यादा है, और यहां फ्लैट है पोल पे, तो यहां डिस्टेंस कम है। तो इसलिए जो पोल्स होते हैं यहां पे ग्रेविटी क्या होगी, क्योंकि डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम होने से ग्रेविटी ज्यादा होती है पोल्स पे। और जो एक बीच वाला पार्ट है इक्वेटर है, क्योंकि वहां पे डिस्टेंस ज्यादा है तो यहां पे ग्रेविटी कम फील होगी। ठीक है, अब देखो नॉर्मली हम उसको नेग्लिजिबल मानते हैं, लेकिन अगर एक मीटर होता है, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है ग्रेविमीटर, अगर आप ग्रेविमीटर लेके जाएंगे ना पोल्स पे और इक्वेटर पे, तो आपको डिफरेंस दिखाई दे जाएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस है पोल्स पे और इक्वेटर में उसका। अब इससे रिलेटेड ना एक कॉन्सेप्ट और आता है ग्रेविटी से, जिसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी होती क्या है, इसको समझ लीजिए। वैसे तो देखिए अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल है वो पूरे यूनिवर्स में फील होगी, ठीक है, थियोरेटिकली स्पीकिंग, लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात करूं तो एक रेंज होती है, वहीं तक आपको अर्थ की ग्रेविटी फील होगी, उस रेंज के बाहर आपको अर्थ की ग्रेविटी फील नहीं होगी, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल फील नहीं होगा। तो जनरली वो अर्थ के ऑर्बिट पे होती है। तो जैसे ही आप अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकलेंगे तो आपको ग्रेविटेशनल जो पुल है, जो अर्थ का अट्रैक्शन है, वो फील होना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा माना जाता है कि वो जो रेंज है जहां पे आपको अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल फील नहीं होगी, उससे अगर आपको बाहर निकालना है तो आपको एस्केप वेलोसिटी से जाना पड़ेगा। एस्केप वेलोसिटी पता कितनी है? 40,000 किलोमीटर पर आवर। 40,000 किलोमीटर पर आवर बहुत होती है। आप कभी अपना उस पर देखना, कार की आप उस पर देखना स्पीडोमीटर पे, तो कितनी स्पीड होती है? 200, 250, 300 किलोमीटर पर आवर। मैं बात कर रहा हूं 40,000 किलोमीटर पर आवर। अगर मान लीजिए मेरे हाथ में एक बॉल है और मैं चाहता हूं उस बॉल पे अर्थ की ग्रेविटी का असर ना रहे, तो मुझे उसको इतने ताकत से फेंकना पड़ेगा कि उसकी स्पीड 40,000 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो जाए, ताकि वो उस रेंज के बाहर निकल जाए। क्योंकि जब मैं उस बॉल को इतनी ताकत से फेंकूंगा कि वो उसकी स्पीड 40,000 किलोमीटर पर आवर से जब ज़्यादा हो जाएगी, तभी वो उस रेंज से बाहर निकल पाएगी जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी का उस पर असर नहीं होगा। ठीक है, अब हाथ में तो इतनी ताकत नहीं है कि आप इतनी उसको फेंक सकें, इतनी स्पीड से नहीं फेंक सकता, इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए जनरली पता क्या करा जाता है? जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं ना, बड़े बड़े स्पेस क्राफ्ट, उनमें रॉकेट लगाया जाता है। तो रॉकेट इतनी स्पीड पकड़ लेता है तो वो बिल्कुल अर्थ के स्पेस क्राफ्ट को अर्थ के उस रेंज से बाहर निकाल देता है, फिर वहां जाके उसको स्पेस क्राफ्ट को छोड़ दिया जाता है। तो रॉकेट की जो स्पीड होती है ना, वो 40,000 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होती है। तो ये जो स्पीड है 40,000 किलोमीटर पर आवर, इसको हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, कि हम अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल वाला जो रेंज है उसके बाहर निकल गए, उससे हम एस्केप कर गए। ठीक है, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। अब जनरली इसका जो कॉन्सेप्ट है ग्रेविटी का, हम सबने पढ़ा, न्यूटन ने दिया था। ठीक है, न्यूटन ने बोला था ये एक फंडामेंटल फोर्स है, बट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको फोर्स की तरह नहीं देखा ग्रेविटी को। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। ठीक है, अब इसमें भी दो तरह की थ्योरी है। एक थ्योरी होती है इनकी जनरल रिलेटिविटी की। तो जनरल रिलेटिविटी में उन्होंने ग्रेविटी के बारे में बात की थी। आइंस्टाइन ने कहा था कि जो ग्रेविटी है ये खाली फोर्स नहीं है। आइंस्टाइन ने इसको देखा था एक फैब्रिक के फॉर्म में, स्पेस टाइम के फैब्रिक के फॉर्म में। जनरली क्या होता है, हमें पता है 3 डायमेंशन होते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो जब एक्स वाई जेड तक की बात करते हैं, जब हम 3 डायमेंशन देखते हैं तो हम स्पेस वाला समझ में आता है। जैसे अभी मैं 3 डायमेंशनल फेज में हूँ। ठीक है, हम सब जो जीवन जीते हैं, लाइफ जीते हैं, वो 3 डायमेंशनल में ही जी रहे हैं। ठीक है ना, तो वहां तक तो स्पेस आ जाता है। लेकिन अगर एक चौथा डायमेंशन और होता है टाइम का,
तो आइंस्टाइन ने क्या कहा था, स्पेस टाइम को जोड़ दिया तो उन्होंने 4 डायमेंशंस को जोड़ा। तो उन्होंने बोला था कि एक ना फैब्रिक होता है स्पेस और टाइम का, स्पेस और टाइम का फैब्रिक होता है, एक जाला समझ लीजिए, एक स्पेस और टाइम का एक जाला सा है, वो 4th डायमेंशन में, ठीक है। इसको तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, आप ऐसा दिखेगा नहीं, आपको इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि 4th डायमेंशन की बात कर रहा हूं। तो एक जाला है स्पेस टाइम का, एक फैब्रिक है, उस फैब्रिक में ना कर्वेचर होता है, उस फैब्रिक में ना एक कर्वेचर आता है जिसकी वजह से ग्रेविटी प्रोड्यूस होती है। और जिन चीजों में मास है, जिनका बहुत मास है, वो कर्वेचर उसको अपनी तरफ खींच लेता है। स्पेस टाइम के फैब्रिक में कर्वेचर आता है जिसकी वजह से ग्रेविटी बनती है, ठीक है। और फिर ये जो कर्वेचर है ये चीजों को अपनी तरफ खींचता है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के हिसाब से क्या होगा, जो शेप को अर्थ क्यों खींच रही है, क्योंकि अर्थ में एक स्पेस टाइम का कर्वेचर है, ठीक है। वो जो कर्वेचर है वो उस बॉल को अपनी तरफ खींच रहा है या एप्पल को अपनी तरफ खींच रहा है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आइंस्टाइन ने न्यूटन की तरह ग्रेविटी को नहीं लिया, फोर्स, फंडामेंटल फोर्स के फॉर्म में नहीं लिया था, उसने स्पेस टाइम का कर्वेचर का कॉन्सेप्ट दिया, उसने ग्रेविटी को ऐसे लिया था जो उसकी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में निकल के आता है, ठीक है। तो ये ग्रेविटी से कुछ लिंक्ड क्वेश्चंस थे। अब ये क्वेश्चंस हो सकता है आपके एग्जाम वगैरह में ना पूछे जाएं, लेकिन फिर मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेरा पर्पस है कि आपकी जो इमेजिनेशन है वो स्ट्रांग हो, आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो भी डेवलप हो। एग्जाम्स तो आप निकाले ही निकाले, उसके लिए तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, ठीक है, सारे मेरे वीडियोस हैं। बट इन वीडियोस का पर्पस मेरा ये भी है कि आपके अंदर एक जो क्यूरियोसिटी है वो मैं जगाऊं, एक जो आपकी इमेजिनेशन की जो पावर है उसको मैं जगाऊं, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस टाइप का वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस टाइप के मैं और भी डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो लेके आऊँगा, जहाँ मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ों के बारे में बात करूँगा और उसके अराउंड में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में आते हैं उन पे बात करूँगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।